हेलो बच्चों, हम चैप्टर 2 विलियन पढ़ रहे हैं। उसमें हमने हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम सीखना चालू कर दिया है। हेनरी का नियम लगभग पूरा हो गया है। राउल्ट के नियम में हमने वाष्प दाब के विषय में चर्चा की थी। अब इन दोनों नियमों को संकलित करता हुआ एक क्वेश्चन है। विलयन में गैसीय विलय की विलेयता और द्रव विलयन का वाष्प दाब क्रमशः हेनरी और राउल्ट के नियम का पालन करता है, समझाइए। तो गैसीय विलय जब द्रव विलायक में घुलकर विलयन बनाते हैं तब उसका वाष्प दाब राउल्ट के नियमानुसार निम्नांकित रूप से हम दर्शा सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, P=P0A × XA, जिसको हम बोलेंगे समीकरण 1। अब गैसीय विलय जब द्रव विलायक में विलय हो तब उसकी विलेयता को हेनरी के नियम के अनुसार निम्नलिखित रूप से दर्शा सकते हैं। विलेयता P=KH × XA, ये भी आप देख चुके हैं, जिसे हम कहेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 मतलब राउल्ट का नियम और समीकरण 2 मतलब हेनरी का नियम, इन दोनों की तुलना की जाए तो मालूम पड़ता है कि दोनों में स्थिरांक P0A और KH अलग हैं, लेकिन वाष्पशील घटक अथवा गैस के आंशिक दाब उनके मोल अंश के समानुपाती होते हैं, जिससे कह सकते हैं कि आदर्श विलयन में विलय की विलेयता और विलयन का वाष्प दाब क्रमशः हेनरी और राउल्ट के नियम का अनुसरण करता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए। ठोस के द्रव में बनाए गए विलयन का वाष्प दाब समझाइए। तो किसी दिए गए ताप पर द्रव वाष्पित होता है तथा साम्य अवस्था पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। शुद्ध द्रवों की जो सारी सतह होती है द्रव के अणुओं द्वारा घिरी होती है। यदि किसी विलायक में एक अवाष्पशील विलय मिलकर विलयन बनाया जाए तो इस विलयन का वाष्प दाब केवल विलायक के वाष्प दाब के कारण होता है। आप आकृति में देख रहे हैं, 2 डायग्राम बनाई हुई है मैंने, एक पात्र A और दूसरा पात्र B। पात्र A उसमें आप देख रहे हैं मैंने शुद्ध विलायक दर्शाया हुआ है और पात्र B में 1 मोल शुद्ध विलायक और 1 मोल विलय। मतलब पात्र A में खाली शुद्ध विलायक है, उसमें कुछ मिला हुआ नहीं। आप देखोगे वहाँ पर वाष्पित होने वाले कणों की संख्या ज़्यादा है और यहाँ पर वाष्पित होने वाले कणों की संख्या कम है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो विलय है वो क्या है, अवाष्पशील है, और जो विलायक है वो वाष्पशील है। तो पहले पात्र में क्योंकि वो वाष्पशील है विलायक, तो सारे घटकों का बाष्पीभवन हो सकता है, इसलिए वहाँ घटक कणों के बाष्पीभवन अधिक संख्या में दर्शाया गया है। लेकिन पात्र B में जितने विलय के घटक हैं उतना बाष्पीभवन कम हो रहा है, क्योंकि उतनी जगह विलायक के द्वारा क्या की गई है, कम घेरी गई है। इसका मतलब शुद्ध विलायक की अपेक्षा उससे बनने वाले विलयन का वाष्प दाब कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि उतने घटक कण किसने रोके हैं, विलयन। दैट मीन्स शुद्ध विलायक की अपेक्षा शुद्ध विलयन के वाष्प दाब में होने वाली कमी विलय के घटकों की सांद्रता पर निर्भर करती है, उसके स्वभाव पर नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपका, इसी के अंदर आप देख रहे हैं कि माना कि विलायक का वाष्प दाब है P1 और उसके मोल अंश हैं X1, क्योंकि यहाँ पर विलायक पर ही डिपेंड कर रहा है, तो P1 प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, X1। तो P1 = P1 × X1। P10 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दर्शाता है, जिसको हम आलेख पर से भी देख सकते हैं। नीचे की दूसरी डायग्राम में मैंने आलेख बताया है, आप देख रहे हैं 0 to 1 यानी विलायक के मोल अंश। दैट मीन्स ये होता है कि जो विलयन का वाष्प दाब में होने वाली कमी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, विलय के घटकों की संख्या पर। जितने विलय ने घटक कण जगह घेरी है उतने उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अवाष्पशील विलय और वाष्पशील विलायक के लिए राउल्ट का नियम समझाइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा भी जाता है, तो इसे बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने वाष्पशील विलय और वाष्पशील विलायक, विलय और विलायक दोनों ही वाष्पशील हों तब राउल्ट का नियम समझा था। अभी हम सुन रहे हैं अवाष्पशील विलय और वाष्पशील विलायक। मतलब विलय क्या है, अवाष्पशील है। अवाष्पशील जैसे कि नमक, ग्लूकोज, ये सब चीनी, ये अवाष्पशील घटक हैं, ठोस विलय। और विलायक पानी ले सकते हैं। तो इनमें घुलाकर जब विलयन बनता है
तब क्या प्रभाव पड़ता है, इससे रिलेटेड राउल्ट ने नियम दिया है, तो हम बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। शुद्ध विलायक से बनने वाले विलयन का वाष्प दाब हमेशा शुद्ध विलायक की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि वाष्प दाब में होने वाली कमी मात्र विलेय के कणों की सांद्रता पर निर्भर करती है। विलयन के वाष्प दाब, विलायक के वाष्प दाब एवं मोल अंश के बीच निम्नानुसार संबंध है। मैंने लिखा हुआ है स्क्रीन पर। P1 = x1 × P10। P10 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, P1 विलयन का वाष्प दाब, x1 मोल अंश है। अब विलायक के वाष्प दाब में जो कमी होती है उसको हम दर्शाएंगे डेल्टा P1 से। तो डेल्टा P1 क्या हो जाएगा, P10 - P1। P10 - P1। अब P1 की कीमत कितनी है, x1 × P1। आप कीमत रखेंगे P1 - x1 × P10। P10 दोनों में से कॉमन आ रहा है, कॉमन लेंगे तो 1 - x1। अब आप जानते हैं x1 + x2 = क्या होता है, 1। Therefore, we can write 1 - x1 = x2. Now, you can write delta P1 = x2 × P10। ये हो गया हमारा समीकरण 3। समीकरण 1, 2, 3। अब जिस विलयन में कई वाष्पशील विलेय होते हैं उसके वाष्प दाब की कमी विभिन्न विलेयों के मोल अंश के योग पर निर्भर करती है। तो समीकरण 3 को हम निम्नानुसार लिख सकते हैं। डेल्टा P10 नीचे ले जाएंगे तो P10 = x2। x2 क्या है, तो x2 की जगह हम लिख सकते हैं P10 - P1/P10। इस प्रकार वाष्प दाब में होने वाली सापेक्ष कमी P10 - P1/P10 या भिन्न भिन्न विलेय के मोल अंश के बराबर होती है। P10 - P1/P10 = x2। नाउ x2 = मोल अंश होता है विलेय के, तो मोल अपॉन कुल मोल, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो N2/N1 + N2। N1 विलायक के मोल, N2 विलेय के मोल। तो अति मंद विलयन के लिए N2 > N1, तो आप उसकी अवगणना कर सकते हैं। तो नीचे करेंगे N2/N1, N1 को हम निगलेक्ट करेंगे। अब N2 का मतलब है मोल, तो N2 विलेय के मोल और ये विलायक का मोल। तो N क्या होता है, वजन बटे अणुभार। Therefore, you can write W2/M2 × M1/W1।